हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लॉस्ट स्प्रिंग का जो सेकंड पार्ट है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये बेंगल मेकर्स की स्टोरी है। इससे पहले हमने वो जो रैग पैकर्स थे उनकी स्टोरी के बारे में पढ़ा था, और सेकंड पार्ट जो है वो आपका बेंगल मेकर्स की स्टोरी का है। इसमें देखिए बेंगल मेकर्स के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से अपने बचपन की जो बसंत है या बचपन जो उनका वो किस तरीके से खो देते हैं, आज अपन डिटेल से इसी पार्ट में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो आइए आज हम स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का सेकंड पार्ट जो है उस पर सेंटेंस बाय सेंटेंस डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी जो है इसमें कैरेक्टर मुकेश होता है, और मुकेश जो अपना जो ट्रेडिशनल जॉब होता है बेंगल मेकिंग का, वो छोड़ करके वो एक नया जो एडॉप्ट करना चाहता है। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और वो ये चाहता है कि मैं ये जो परंपरागत जो कार्य है इसको नया करके मैं एक नया जॉब करूं, और यही स्टोरी इसमें आगे तक हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। मुकेश अपना खुद का मालिक बनने के ऊपर क्या करता है, जोर देता है, इंसिस्ट करता है। इंसिस्ट मीन्स से एम्पैथेटिकली, अर्थात वो प्रेशर डाल करके ये बात कहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनूंगा। ही अनाउंसेस, वो इस तरीके की घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, ऑथर उससे पूछती है कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, तुम्हें कारों के बारे में कुछ मालूम है। He answers looking straight into my eyes, तब वह सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहता है, सीधा मेरी आंखों की तरफ देखते हुए बोलता है। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. उसका सपना उसके अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बा जो फिरोजाबाद है उसकी गलियों की धूल के बीच में एक मरीचिका सा प्रतीत होता है, मिराज की तरह दिखाई देता है। और मिराज क्या चीज होती है डियर स्टूडेंट? मिराज होता है इल्यूजन, भ्रम की स्थिति होती है। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में रहने वाले जो हिरण होते हैं वो पानी की तलाश में क्या करते हैं, इसी मृग मरीचिका जिसको बोलते हैं उसमें वो क्या करते हैं, भटक जाते हैं। जमीन से उड़ती हुई वेपर उनको इस तरीके का फील करवाती कि जैसे उस दूरी पे पानी है। वो उस डेस्टिनेशन पे जब पहुंचते हैं तो वहां पे फिर उनको उतने ही आगे की तरफ वापस वही सीन दिखाई देता है, और इस तरीके से उनको झूठा क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है। किसका? पानी का। तो ये इल्यूजन की जो स्थिति होती है उसी को हम मिराज बोलते हैं। तो his dream looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town Firozabad, famous for its bangles. तो उसका जो सपना है वो उसके अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर जो कस्बा फिरोजाबाद है उसकी गलियों की धूल के बीच में एक मरीचिका सा प्रतीत होता है, अर्थात उससे भी वो उसका सपना एक भ्रम जैसा प्रतीत होता है। क्यों? एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, क्योंकि फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार वो चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। हर दूसरा परिवार है उसका जो ऑक्यूपेशन है, उसका हर दूसरे परिवार का जो ये कह सकता हूँ बिजनेस है वो क्या है, बेंगल मेकिंग का है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये फिरोजाबाद जो कस्बा है, ये फिरोजाबाद कस्बा भारत के कांच को आकृति देने वाले उद्योग का केंद्र है। यानी यहाँ पे कांच को आकार देने का उद्योग केंद्र है। ब्लोइंग का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट? ग्लास ब्लोइंग का मतलब होता है द आर्ट ऑफ ब्लोइंग हॉट ग्लास इनटू शेप्स यूजिंग ए स्पेशल ट्यूब, अर्थात एक स्पेशल ट्यूब से गर्म जो कांच है उसको आकार देने का ये केंद्र है। कौन? फिरोजाबाद। Where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems, और जहाँ पर परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए, कांच को जोड़ते हुए
लगता है देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए अपनी पीढ़ियां बिता दी हैं। अपनी पीढ़ियों को उन्होंने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, यानी पीढ़ियां की पीढ़ियां बीत गई हैं। क्या करते हुए, क्या काम करते हुए, गर्म जो भट्टियां उनके आसपास कांच को जोड़ते हुए, कांच को आकार प्रदान करते हुए यहाँ के जो परिवार हैं उन्होंने देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए अपनी पीढ़ियां वो खपा दी हैं, पीढ़ियां बिता दी। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और डियर स्टूडेंट मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। ऐसी जो फैमिलीज हैं उन्हीं फैमिलीज में मुकेश का भी एक परिवार है। कौन सी परिवारों में से, जो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. और उनमें से किसी को भी ये पता नहीं है, कोई भी ये नहीं जानता है कि उस जैसे बच्चों का बिना हवा प्रकाश के अंधेरी कोठरियों में ऊंचे तापमान वाली कांच के भट्टियों पर काम करना इलीगल है, गैर कानूनी है। ऐसी बात उनमें से कोई भी नहीं जानता। वो जितने परिवार रहते हैं उन परिवारों में से किसी को भी ये मालूम नहीं है कि मुकेश जैसे बच्चों को वो अंधेरी कोठरियां, उन अंधेरी कोठरियों में ऊंचे तापमान वाली कांच की भट्टियों पर उनसे काम करवाना इलीगल है। ये बात उनमें से कोई भी नहीं जानता है। डिंगी का मीन होता है डियर स्टूडेंट डार्क एंड डर्टी, और सेल होती है स्मॉल रूम, हटमेट, कोठरी जिसको बोलते हैं। तो डिंगी सेल क्या होती है डियर स्टूडेंट, डार्क एंड डर्टी हटमेट होती है, अंधेरी कोठरी होती है, विदाउट एयर एंड लाइट, जिसमें किसी भी प्रकार की हवा नहीं आती है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती है। क्यों ऐसी डिंगी सेल में वो क्यों करते हैं कांच को जोड़ने का काम, क्योंकि वहां पर ऑयल लैंप्स जो है उन पर वो कांच को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और ऑयल लैंप्स है उन पे हवा नहीं लगनी चाहिए, और हवा नहीं लगने के कारण से वहां हवा की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए वो बिना हवा वाली अंधेरी कोठरियों में बैठ करके ये काम करते हैं। और ऐसे मुकेश जैसे बच्चों को उन कोठरियों में हाई टेम्परेचर वाली जो कांच की भट्टियां हैं उन पर काम करवाना इलीगल है। ये बात उन परिवारों में से किसी को भी मालूम नहीं है, कोई भी ये बात नहीं जानता है, इलीगल है, ये बात इलीगल है, गैर कानूनी है, कानून के विरुद्ध है, ऐसा वो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, अगर कानून को लागू कर दिया जाए, इन्फोर्स कर दिया जाए, इन्फोर्स मीन्स अप्लाई करना, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, तो फिर मुकेश को और उन जैसे सभी 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से अलग कर दिया जाएगा। उन सारे बच्चों को क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। where they slog their daylight hours, जहां पर वो अपने दिन के घंटों का घोर परिश्रम करते हैं। श्लोक किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट, टॉयल हार्ड, कठिन परिश्रम, हार्ड लेबर करते हैं। तो ऐसे मुकेश और उस जैसे 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। किस कंडीशन पे, अगर कानून को लागू किया जाता तो। Often losing the brightness of their eyes, जहां पर वो बच्चे प्राय क्या करते हैं, अपनी आंखों की चमक खो बैठते हैं। ऐसी वो गर्म भट्टियां हैं, उन गर्म भट्टियों से, ऊंचे तापमान वाली उन कांच की भट्टियों से मुकेश को और उस जैसे सभी 20,000 लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। कंडीशन क्या है, इफ द लॉ इन्फोर्स्ड, अगर कानून लागू कर दिया जाता है, अगर कानून को अप्लाई कर दिया जाता है। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home. मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वह मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है, जब वह मुझे अपने घर में ले जाने की क्या करता है, ऑफर करता है। वॉलंटियर का अर्थ होता है ऑफर वन सेल्फ फॉर सर्विस, सेवा के लिए अपने आप को ऑफर करना वॉलंटियर होता है। तो वो स्वयं जब मुझे अपने घर में ले जाने की पेशकश करता है तो उस समय मुकेश की जो आंखें हैं वो बीम, ब्राइटन अप हो जाती हैं, चमक उठती है, उनमें चमक आ जाती है। Which he proudly says is being rebuilt, और जिस घर के लिए वो गर्व के साथ में कहता है कि उसको फिर से बनाया जा रहा है। ऐसे घर में जब वो मुझे ले जाने की पेशकश करता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं।
We walked down stinking lands, choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls. अब उसके बाद में हम कूड़े से अटी पड़ी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं, ऐसे गंदे घरों के करीब से गुजरते हैं, वॉबली डोर्स से, ऐसे गंदे घरों के पास में से गुजरते हैं, दैट रिमेन्स hovels with crumbling walls, जो कि टूटी दीवारों वाले हैं, वॉबली डोर्स जिनके डगमगाते हुए दरवाजे हैं, नो विंडोज बिना खिड़कियों के, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग एन अप्रेमेबल स्टेट, और जिनमें मनुष्य और जानवरों के परिवार आदिम युग की भांति साथ साथ रह रहे हैं। क्रैम्बलिंग का ब्रोकन इनटू पीसेज, वॉबली सेकी होता है, क्राउडेड विथ का अर्थ होता है फुल ऑफ, और कोएग्जिस्टिंग का अर्थ होता है लिविंग टुगेदर, एक साथ रहते हैं, और प्राइमेबल स्टेट का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट वेरी अर्ली पीरियड, प्राइमेबल होता है और स्टेट होती है पोजीशन। तो ऐसे जो घर हैं उन घरों में बहुत प्रारंभिक समय में जिस तरीके से मनुष्य और जानवर दोनों के परिवार क्या रहते थे, साथ साथ रहते थे, उसी भांति उन घरों में भी क्या करते हैं, मनुष्य और जो जानवर उनके परिवार वो आदिम युग की भांति साथ साथ रहते हैं। He stops at the door of one such house. अब वह ऐसे ही घर के दरवाजे पर रुक जाता है। Bangs a wobbly iron door with his foot. लोहे के एक डगमगाते हुए दरवाजे को वो जोर से लात मारता है। वॉबली का मतलब होता है सेकी, हिलने वाला, डगमगाने वाला। तो वह ऐसे ही एक लोहे के डगमगाते हुए दरवाजे को जोर से लात मारता है। एंड टू सेज इट ओपन, और फिर उसे खोलने के लिए धकेलता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट से, हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। हाफ बिल्ट सेक, सेक कहते हैं हट को, हाफ बिल्ट अर्धनिर्मित होती है, आधी बनी हुई होती है। तो हम ऐसे ही एक आधी बनी हुई झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास, जिसके एक हिस्से में सूखी घास वाला छप्पर था, यानी जिसका एक हिस्सा वो सूखी घास के छप्पर से ढका हुआ था। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पेनिश लीव्स, और उसके एक हिस्से में एक चूल्हा है जिस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा है जिसमें पालक की पत्तियां क्या कर रही हैं, सीजलिंग, उबल रही हैं। वेसल किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट, वेसल में मतलब पॉट होता है, स्पेनिश लीव्स होती है, लीव्स ऑफ स्पेन, लीव्स ऑफ स्पेनिश, पालक की पत्तियां। तो उसी घर के जो सूखी घास से ढका हुआ था उसके एक हिस्से में एक चूल्हे के ऊपर, एक स्टोव के ऊपर, फायरवुड स्टोव, लकड़ी से जलाया जाने वाला जो चूल्हा है उसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल रखा हुआ है, और उसमें क्या उबल रही हैं, सीजलिंग स्पेनिश लीव्स, अर्थात पालक की पत्तियां उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और जमीन पर एल्यूमिनियम की जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं उन प्लेटों में क्या रखी गई है, चॉप्ड वेज आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, अर्थात और कटी हुई सब्जियां रखी हुई। चॉप का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट कटी हुई, कट। तो वहीं जमीन के पास में एक एल्युमिनियम का बड़ी सी प्लेट है, उस प्लेट में बहुत सारी कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक दुबली पतली सी महिला, एक कमजोर सी युवती, फ्रेल का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट दुबली पतली, वी, तो एक कमजोर सी युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। तो आईज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, जैसे वो हमें देखती है तो धुएं से भरी हुई आंखों से वो हमारी तरफ मुस्कुराती है। धुएं से भरी हुई आंखों में से वो क्या करती है, हमारी तरफ देख करके मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, अभी वो उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है, वर्षों में ज्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उसने बहू के रूप में
आदर प्राप्त करना शुरू कर दिया है, या उसे बहू के रूप में आदर मिलने लग गया, रिस्पेक्ट मिलने लग गया है। कमॉन रिस्पेक्ट का अर्थ होता है गेट रिस्पेक्ट। तो किसके रूप में? बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, बहू क्या होती है? डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, यानी घर की पुत्र वधू होती है। तो घर की बहू जो पुत्र वधू उसके रूप में उसने क्या करना शुरू कर दिया है? आदर प्राप्त करना शुरू कर दिया है, बड़ी बहू के रूप में। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men आर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। पहले से ही उस महिला पर 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। चार्ज का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले से उस महिला पे कितने व्यक्तियों की जिम्मेदारी है? 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। हर हस्बैंड, उसके पति की, मुकेश की, एंड देयर फादर, और उनका जो पिता है उस पिता की। When the older man enters, जब कोई बुढ़ा व्यक्ति प्रवेश करता है, she gently withdraws behind the broken wall, तो धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे सरक जाती है। विड्रॉज का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट मूव बैक, पीछे चले जाना। तो वह टूटी हुई दीवार जो है उसके पीछे चली जाती है। ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और फिर अपना घूंघट अपने चेहरे पर सरका लेती है। ब्रिंग्स का मतलब ले आती है, सरका लेती है। वेल, वेल किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट? पार्ट ऑफ साड़ी which covers the face, यानी साड़ी का वो हिस्सा जो चेहरे को ढकता है उसको वेल कहते हैं। तो वह औरत अपने उस साड़ी के उस हिस्से को, साड़ी के उस पार्ट को वो सिरका लेती है चेहरा ढकने के लिए। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि प्रथा है, रिवाज है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जैसे कि रिवाज है कि पुत्र वधुएं जो होती हैं उनको पुरुष, जो बुजुर्ग पुरुष होते हैं उनके सामने अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेना चाहिए। मेल एल्डर्स है ये। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गए, बिफोर मेल एल्डर्स डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये कस्टम है, एक प्रथा है कि पुत्र वधुओं को क्या कर लेना चाहिए? घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग पुरुष जो होते हैं, बुढ़े जो पुरुष होते हैं, उनके सामने अपने चेहरे पर घूंघट है वो जरूर डाल लेना चाहिए। In this case, the elder is an improvised bengal maker, और यहाँ बुजुर्ग जो वो एक अत्यंत निर्धन चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, यानी उसकी जो पर्सनालिटी वो कुछ भी ऐसी भी क्यों ना हो, वो चाहे किसी भी तरीके का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो चूड़ी बनाने वाला बेंगल मेकर ही क्यों ना। इम्प्रूविस्ट का अर्थ था डियर स्टूडेंट वेरी पुअर, चाहे बहुत गरीब चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति क्यों ना, बूढ़ा। पर ऐसे बूढ़े व्यक्ति के सामने पुत्र वधुओं को क्या करना चाहिए? घूंघट डाल लेना चाहिए, ऐसी प्रथा है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर्स, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर्स, फर्स्ट एज ए टिलर देन ए बेंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, यानी पहले एक दर्जी के रूप में और फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में वर्षों के कठोर परिश्रम के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, अर्थात वर्षों के कठोर परिश्रम के बावजूद भी, पहले एक टेलर के रूप में और फिर बेंगल मेकर के रूप में, he has failed to renovate a house, वह केवल अपने घर का नवीनीकरण करवाने में, and send his 2 sons to school, और अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में वो क्या रहा है? असफल रहा है। फेल्ड, फेल का अर्थ होता है असफल होना, अर्थात 2 काम कर लिए उसने, पहले टेलर का किया, उसके बाद में चूड़ी बनाने का काम किया, लेकिन इतना करने के बावजूद भी वो क्या हुआ? वर्षों की कठोर परिश्रम के बावजूद भी अपने घर का पुनर्निर्माण करवाने में और अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में वो असफल रहा है, यानी वो इतना काम भी नहीं कर पाया। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. बस वो जो काम करने में सफल हुआ है वह उन्हें यही सिखा पाया है, वो यही काम सिखाने में सफल हुआ है उन पुत्रों को, अपने 2 बेटों को, what he knows, जो वह जानता है, क्या? the art of bengal making, चूड़ी बनाने की कला। तो इस तरीके से वो और कुछ काम नहीं कर पाया, वो केवल एक काम में सफल रहा, और वो एक काम क्या है उसका? तो चूड़ी बनाने की कला जो खुद जानता है, उस कला को जरूर वह उनको क्या कर पाया है? सिखा पाया। It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother.
ये उसका कर्म है, ये उसका भाग्य है। मुकेश की दादी कहती है, Who has washed her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals, जिसने चूड़ियों के कांच की पॉलिश की गर्द जो है, चूड़ियों के कांच की जो पॉलिश की गर्द, ये धूल जो है, उड़ती हुई धूल जो है, उसे अपने पति को अंधे हुए होते हुए देखा है, अपने पति को अंधा बनते हुए देखा है। ऐसी बात मुकेश की दादी ये कहती है कि इट इज हिज कर्म, ये तो उसका कर्म है, इज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। ये बात कौन कहती है? ये बात मुकेश की दादी कहती है, जिसने अपने खुद के पति को क्या होते हुए देखा है? गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, सतर्थ कांच की चूड़ियों के ऊपर की जाने वाली जो पॉलिश है, कांच की चूड़ियों के ऊपर की जाने वाली जो पॉलिश है, उससे उड़ती हुई जो धूल है, उस उड़ती हुई धूल से उसने अपने पति को भी अंधे होते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? क्या कभी ईश्वर प्रदत्त जो देन होती है, ये ईश्वरीय जो देन होती है, गॉड गिवन लाइनेज कहते हैं ईश्वरीय देन या ईश्वर प्रदत्त जो देन होती है, ईश्वर के द्वारा दी गई जो देन होती है, एवर बी ब्रोकन, क्या उसको कभी तोड़ा जा सकता है? क्या ईश्वरीय देन वो कभी खत्म किया जा सकता है? ईश्वर ने जैसी परंपरा डाल दी है, गॉड गिवन लाइनेज अर्थात गिवन बाय गॉड, लाइनेज कहते हैं एंसेस्ट्री अर्थात वंश परंपरा जो ईश्वर के द्वारा डाली गई है, क्या उस परंपरा को तोड़ा जा सकता है? सी इम्प्लाइज, वह, ये उसका मतलब है। सी इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब होता है, ये उसका मीन्स है कहने का। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but Bengals, अर्थात चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर के उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा है, कुछ देखा ही नहीं है। चूड़ी बनाने वाले व्यक्तियों की जाति में पैदा होकर के चूड़ियों के सिवाय उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, इन द यार्ड, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद, अर्थात उन्होंने घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में और फिरोजाबाद की हर गली में चूड़ियों के अलावा उन्होंने और कुछ चीज देखी ही नहीं है। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छों को देखा है उन्होंने। सन्नी गोल्ड, कैसे कैसे गुच्छे देखे हैं? सन्नी गोल्ड, सुनहरी धूप जैसी सुनहरी इनकी चूड़ियों। पैडी ग्रीन, हरी धान जैसी हरी चूड़ियों के बंडलों को देखा है, गुच्छों को देखा है। स्पैरल्स को देखा है। स्पैरल किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट? गुच्छा होता है स्पैरल। स्पैरल का मतलब होता है कॉइल्स, गुच्छा। तो कैसे गुच्छों को देखा है? सन्नी गोल्ड, सुनहरे रंग की चमकीली चूड़ियों के गुच्छों को देखा। पैडी ग्रीन, हरे धान जैसी हरी जो चूड़ियों के गुच्छे उनको देखा है। रॉयल ब्लू, शाही नीली चूड़ियों, रॉयल ब्लू शाही नीली चूड़ियों के गुच्छों को देखा है। पिंक, गुलाबी, पर्पल, पिंक, गुलाबी, पर्पल, बैंगनी, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। और यहाँ तक कि उन्होंने इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनने वाले हर रंग की जो चूड़ियां हैं उन चूड़ियों के गुच्छों को देखा है। लाई इन द माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड से, जो कि अस्त व्यस्त सी आंगन में ढेर के रूप में पड़ी रहती है। वो गुच्छे लाइन माउंट्स, माउंट्स किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट? माउंट का अर्थ होता है हिप्स, ढेर के रूप में। और अनकेप्ट, अनकेप्ट कहते हैं डिसऑर्डरली अर्थात अस्त व्यस्त सी, जो घर के आंगनों में पड़ी रहती है। ऐसे गुच्छों को उन्होंने देखा है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स से, इसके अलावा वो चूड़ियां 4 पहियों वाली जो हाथ गाड़ियां उन पर लाद करके, पाइल्ड कहते हैं लाद के ले जाना। पाइल्ड किसको कहते हैं? हीप्ड, ढेर के रूप में लादना। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड एंड कार्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ ए द सेंटी टाउन। इसके अलावा उन्होंने वो चूड़ियों के जो गुच्छे हैं 4 पहियों वाली हाथ गाड़ियों पर लाद करके जवान आदमी झोपड़ियों की कस्बों की तंग गलियों में से होकर के चलते हैं, उन पर भी उन चूड़ियों के गुच्छों को
उन्होंने पड़े हुए देखा है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, अंधियारी झोपड़पट्टियों में टिमटिमाते हुए तेल की दीपकों की लो की पंक्तियों के आगे सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ में बैठ जाते हैं। कैसे बैठते हैं? वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल ऑफ बेंगल्स, अर्थात कांच के रंगीन टुकड़ों को चूड़ियों के वर्ताकार घेरे के रूप में जोड़ते हुए वो अपने माता पिता के पास में बैठ जाते हैं। अंधियारी कोठरियों में नेक्स्ट लाइन्स ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, अर्थात टिमटिमाते हुए दीपकों की जो लो होती है, फ्लेम्स कहते हैं ब्राइट बर्निंग पार्ट ऑफ फायर, अर्थात टिमटिमाते हुए दीपकों की जो लो होती है, जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश के आगे लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ में क्या करते हैं? अपने माता पिता के साथ में रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के वर्ताकार घेरे पर जोड़ते हुए बैठे रहते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside, और उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे से ज्यादा समायोजित होती हैं, अर्थात उनको बाहर के प्रकाश की तुलना में अपनी आंखों को अंधेरे में ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। अंधेरे में उनको ज्यादा अपनी आंखों को समायोजित करना पड़ता है। एडजस्ट का मतलब शूट करना पड़ता है। और इसी कारण से डियर स्टूडेंट, दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और इस यही वो वजह है जिसके कारण से प्रौढ़ होने से पहले वे अपनी दृष्टि, नेत्र दृष्टि, आंखों की रोशनी को क्या कर देते हैं? खो बैठते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा कि एडल्ट बनने से पहले वो जो बच्चे, लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ में बैठे हुए कांच के रंगीन टुकड़ों को वर्ताकार चूड़ियों के रूप में आकार देते हुए जोड़ते रहते हैं, जोड़ते हुए बैठे रहते हैं, वो अपनी आई साइट को क्यों खो देते हैं? तो इसका कारण यही है कि उनको बाहर के प्रकाश की तुलना में अंदर का जो अंधेरा होता है उसमें अपनी नेत्र ज्योति को ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, नेत्र ज्योति को ज्यादा समायोजित करना पड़ता है, और इसी नेत्र ज्योति को ज्यादा समायोजित करने के कारण से वो एडल्ट बनने से पहले, वयस्क होने से पहले क्या कर देते हैं? वयस्क बनने से पहले वो अपनी आई साइट को खो देते हैं, नेत्र ज्योति को खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रेपिंग ड्रेस, अब वहीं पे एक लड़की है, उसका नाम सविता है। सविता, एक छोटी लड़की सविता जो बद्दी सी गुलाबी पोशाक पहने हुए। ड्रेप किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट? ड्रेप का अर्थ होता है नॉट अट्रैक्टिव, ज्यादा आकर्षक नहीं, बद्दी सी लगने वाले। पिंक ड्रेस पहने हुए, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, वो किसके पास में बैठी हुई है? अलोंगसाइड, बी साइड, अलोंगसाइड का मतलब बी साइड, वो अपनी दादी के पास में बैठी हुई है, बुढ़ी औरत के पास में बैठी हुई है। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, जो कि एक बुढ़ी औरत के पास में बैठ करके शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, शोल्डर कर रही है। शोल्डर का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? जोड़ना होता है। तो वह कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, किसके पास में बैठी हुई? एक बुढ़ी औरत के पास में बैठी हुई। As her hands move mechanically like the thumbs of the machine, और जैसा कि उसके हाथ किसी मशीन के चिमटों की भांति यंत्रवत चलते हैं। मशीन के जो चिमटे होते हैं उन मशीन की चिमटों की तरह मैकेनिकली यंत्रवत तरीके से उसके हाथ में वो चलते हैं। I wonder if she knows the sanctity of the Bengals. मुझे इस बात का विस्मय है, मैं इस बात के लिए आश्चर्य करती हूँ कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को भी जानती है क्या? सैक्टिटी का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट पवित्रता, सैक्टिटी स्कैर्डनेस, पवित्रता को कहते हैं, ठीक है ना? तो क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को भी जानती है क्या? क्या उसे उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में भी, चूड़ियों की पवित्रता के बारे में भी वो जानती है क्या? She helps make it, जिनको बनाने में मदद करती है, जिनको बनाने में सहायता करती है।
इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, क्योंकि ये चूड़ियां जो होती है ना, ये भारतीय स्त्री के सुहाग की प्रतीक होती है, सिंबलाइज होती है। किसका सिंबलाइज करती है चूड़ियां? भारतीय महिला की सुहाग का प्रतीक होती है, भारतीय महिला के सुहाग के प्रतीक के रूप में ये जानी जाती हैं। तो क्या वह चूड़ियों की पवित्रता के बारे में भी जानती है क्या? मैं इस बात के लिए विस्मय करती हूँ, मुझे इस बात के लिए आश्चर्य होता है। एस्पीशियसनेस इन मैरिज, और ये चूड़ियां शादी के टाइम में क्या मानी जाती हैं? पवित्र मानी जाती है। शादी के वक्त इन चूड़ियों को पवित्र समझा जाता है। एस्पीशियसनेस इन मैरिज, शादी में पवित्र मानी जाती है। एस्पीशियसनेस, इनकी पवित्रता शादी में देखी जाती है। इट विल ड्रॉन ऑन हर suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna। अब देखिए, वो जो लड़की है, ये बात उस दिन अचानक उसकी समझ में आ जाएगी जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। ये बात पवित्रता जो चूड़ियों की, ये उस लड़की को उस दिन मालूम होगी। इट विल ड्रॉन ऑन हर, ड्रॉन का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट? ड्रॉन का अर्थ होता है मालूम होना। तो ये बात, ड्रॉन ऑन का अर्थ होता है टू बी मैनिफेस्ट, अर्थात ये बात उस महिला को, उस श्वेता नाम की उस लड़की को उस दिन पता चलेगी। वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ अ रेड वेल, जब एक दिन उसके सिर को क्या कर दिया जाएगा? लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड विथ रेड विथ हिना, उसके हाथ लाल मेहंदी से रंग दिए जाएंगे। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और उसकी कलाइयों के अंदर लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी। तब उसको इन चूड़ियों की पवित्रता का पता चलेगा। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, उसके बाद में वो क्या हो जाएगी? उसके बाद में वो सविता नाम की लड़की क्या बन जाएगी? एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, जो उस बुढ़ी औरत उसके पास में बैठी उसी की तरह। Who became one many years ago, वो बुढ़ी महिला भी एक दुल्हन बनी थी काफी साल पहले। वो बुढ़ी औरत जो है वो भी बहुत वर्ष पहले एक दुल्हन बन गई थी, उसी की तरह वो भी क्या हो जाएगी? एक दिन दुल्हन बन जाएगी। तब वो उस चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानेगी, तब उसे उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता चलेगा। She still has bangles on her wrist, वो बुढ़ी औरत है ना, उस बुढ़ी औरत के कलाइयों में अभी भी चूड़ियां हैं। वो बुढ़ी औरत अभी भी अपनी कलाइयों में क्या पहने हुए है? चूड़ी पहने हुए है। बट नो लाइट इन हर आईज, किंतु उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। चूड़ी अभी भी उसकी कलाई में है, पवित्रता सुहाग की, लेकिन आंखों में लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, वो औरत जो पास में बुढ़ी औरत है वो कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। वो ऐसी आवाज में बोलती है, सी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, अर्थात वो एक ऐसी आवाज में बोलती है जिसका आनंद समाप्त हो गया है। ड्रेन का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट? ड्रेन्ड ऑफ जॉय का अर्थ होता है विदाउट जॉय, बिना खुशी के, यानी बिना आनंद वाली आवाज में वो कहती कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब पेट भर करके भोजन भी नहीं किया है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, अर्थात उसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं उठाया है। That's what she has repeated, अर्थात जो कुछ भी उन्हें मिला है, जो भी उन्होंने प्राप्त किया है, her husband, an old man with a flowing beard said, उसका पति जो लहराती हुई दाढ़ी वाला एक बुढ़ा व्यक्ति है, सेज, वो कहता है, जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया, जो कुछ उन्होंने अभी तक काटा है, उसका पति जो एक बुढ़ा व्यक्ति है, लहराती हुई दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है, वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, कि मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। All I have done is make a house for the family to live in, अर्थात मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक मकान बना पाया। मैंने अभी तक केवल परिवार के रहने के लिए इतने दिनों में क्या किया है? एक मकान जरूर बनाया, मकान जरूर तैयार किया। Hearing him,
उसकी बात को सुन करके। One wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime। अर्थात उसकी ये बात सुनकर कि कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि क्या उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में हासिल नहीं कर पाते। जो बहुत से लोग हैं पूरे जीवन में हासिल करने में असफल रहते हैं, क्या उसने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है? He has a roof over his head। उसके सिर पर एक छत जो है, उसके सिर पर उसने क्या प्राप्त कर लिए? एक छत जो प्राप्त कर ली। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles। चूड़ियां बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा नहीं होना। नॉट इवन इनफ टू ईट, और खाने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं होने की दुख की जो कर्राहट है, दुख की जो आहट है, क्राई कहते हैं आहट, चिल्लाहट। किस चीज की चिल्लाहट? नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। अर्थात चूड़ियां बनाने के काम को करने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा नहीं होना और खाने के लिए भी पर्याप्त न होने का जो दुख है, उसकी कराहट हर घर में गूंजती है। रिंग्स इन एवरी होम, ये कराहट, ये आहट, ये चीख हर एक प्रत्येक घर में सुनाई देती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। युवा व्यक्ति भी क्या करते हैं? युवा लोग भी अपने बुजुर्गों के दर्द को प्रतिध्वनित करते हैं। लेमेंट, लेमेंट का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट? लेमेंट का अर्थ होता है विलाप करना, ग्रीफ, दुख करना। तो इस तरीके से युवा व्यक्ति जो उन लोगों के हैं, वो भी अपने बुजुर्गों के, अपने बड़े बुड्ढों का जो दुख है उसी को इको करते हैं, उसी को प्रतिगुंजित करते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद द टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ में बहुत थोड़ा परिवर्तन हुआ है। ऐसा लगता है कि समय के साथ में फिरोजाबाद में कुछ भी नहीं बदला है, नए के बराबर बदलाव आया है। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने पहल करने और सपने देखने की जो क्षमता है उसको क्या कर दिया है? मार दिया है। माइंड न्यूम्बलिंग का अर्थ होता है दैट विच न्यूम्बल्स द माइंड, अर्थात मन को चेतना शून्य कर देना, दिमाग को जड़वत बना देना, क्षीण कर देना, चेतना से रहित बना देने वाला जो परिश्रम है, जो वर्षों की मेहनत है, टॉयल है, हार्ड लेबर है, उस हार्ड लेबर ने क्या कर दिया है? किल्ड और इनिशिएटिव, अर्थात सब प्रकार की, इनिशिएटिव कहते हैं एबिलिटी टू डिसाइड एंड एक्ट ऑन योर ओवन वे, अर्थात अपने स्वयं के तरीके से किसी भी चीज के बारे में निर्णय करना और उसके ऊपर कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको इनिशिएटिव कहते हैं। तो उस इनिशिएटिव को उस माइंड न्यूम्बलिंग टॉयल ने क्या कर दिया है? खत्म कर दिया। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और साथ ही साथ सपने देखने की जो योग्यता है, उस सपने देखने की योग्यता को भी क्या कर दिया है? वर्षों के उस मन को चेतना शून्य बना देने वाले कठिन परिश्रम ने मार दिया है। Why not organize yourself into a cooperative? आप अपने आप को सहकारिता में संगठित क्यों नहीं करते हो? अपने आप को आप सहकारिता में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते हो? आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं ये बात युवा व्यक्तियों के एक समूह से पूछती हूँ, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन। ये बात मैं उन युवा व्यक्तियों के एक समूह से पूछती हूँ जो ऐसे मध्यस्थों के कुचक्कर में पड़ गए हैं। विशियस का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट? विशियस का अर्थ होता है बैड, खराब। मिडिल मैन कहते हैं एन एजेंट बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर। तो मैं ये बात युवा व्यक्तियों के उस समूह से पूछती हूँ जो कि ऐसे मध्यस्थों के कुछ चक्कर में पड़ गए हैं, जिन्हों who trapped their fathers and forefathers, जिन मध्यस्थों ने उनके पिताओं को और उनके फोरफेदर्स अर्थात उनके पूर्वजों को क्या कर लिया? अपने जाल में जकड़ लिया है, जाल में फंसाया था। तो मैं ऐसे युवा व्यक्तियों से ये बात पूछती हूँ कि आप अपने आप को संगठित क्यों नहीं करते?
इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, तब वो युवा व्यक्तियों का समूह जवाब देता है कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठित हो भी जाएं तो वी आर द वंस, तो हम वो लोग हैं who will hauled up by the police, जिन्हें पुलिस के द्वारा हाउल अप किया जाएगा। हाउल का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट? टू मेक समबॉडी अपीयर बिफोर कोर्ट। तो हम ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस के द्वारा हाउल अप कर लिया जाएगा, घसीटा जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और फिर कुछ गैर कानूनी काम करने के आरोप लगा करके हमें न्यायालय में जेल में डाल दिया जाएगा। ये बात वो जवाब में कहते हैं। कौन? युवा व्यक्तियों का वो ग्रुप। लेखिका जब उनसे पूछते हैं कि तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते हो, तब उनका ये रिप्लाई होता है कि हम अपने आप को संगठित कर भी लें तो वी आर द वंस, हम वो व्यक्ति हैं, वो गरीब व्यक्ति हैं, दलित शोषित समाज के लोग हैं जिनको पुलिस के द्वारा क्या किया जाएगा? घसीटा जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और फिर गैर कानूनी काम करने का आरोप लगा करके उन्हें घसीट कर जेल में डाल दिया जाएगा। दे से ऐसी बात वो कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है उनके पास में जो कि चीजों को क्या कर सके, जो कि चीजों को उन्हें अलग ढंग से देखने में मदद कर सके। Their fathers are as tired as they are, उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने वे स्वयं हैं। यानी उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके पिता हैं, वो भी उनका नेतृत्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी उतने ही थके हुए हैं जितने वो स्वयं थके हुए हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice, और वो क्या करते रहते हैं? वे अनवरत कुंडली नुमा यानी चक्र के समान, एक स्पिरल के समान वो बोलते हैं। जो गरीबी से उदासीनता, उनकी वो बात कहां से कहां तक चलती है? मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, अर्थात गरीबी से उनकी बातें उदासीनता तक जाती है। एपैथी टू ग्रीड, फिर उदासीनता से वो लालच पे चली जाती है उनकी बात। एंड ग्रीड टू इनजस्टिस, और फिर लालच से वो उनकी बात चलती चलती अन्याय तक पहुंच जाती है। तो वे लोग जो है वो केवल बातें करते रहते हैं, ठीक है ना, और वो उनकी बातें अनवरत रूप से कुंडली नुमा तरीके से कहां तक चलती हैं? उनकी बातें अनवरत रूप से कुंडली नुमा यानी चक्र के समान, वो गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच, लालच से वो अन्याय तक पहुंच जाती है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, उनकी बात को सुनकर के मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट क्लियर, स्पष्ट। तो उनकी बातों को सुनकर के मुझे दो स्पष्ट संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन वेव ऑफ पॉवर्टी, पहला संसार ऐसे परिवारों का जो गरीबी के जाल में फंसे हुए, ऐसे परिवारों का संसार देखती हूँ जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। कॉट इन द वेव ऑफ पॉवर्टी, burdened by the stigma of caste in which they are born, और अपनी जन्म की जाति के कलंक से दबा हुआ है। और इसके अलावा किससे दबा हुआ है? बर्डन, वेट डाउन कहते हैं दबा हुआ है, स्टिग्मा कहते हैं मार्क ऑफ डिस्ग्रेस, कलंक। तो मैं ऐसे परिवारों को देखती हूँ, ऐसे परिवारों का संसार देखती हूँ जो गरीबी की जाल में फंसा है और अपनी जन्म की जाति के कलंक में दबा हुआ है। एक संसार तो ये देखती हूँ मैं। द अदर ए वैसिस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, जबकि दूसरा संसार मुझे दिखाई देता है किसका? साहूकारों के, द मिडिलमैन, बिचौलियों के, द पुलिसमैन, पुलिस वालों के, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून को लागू करने वाले लोगों का, द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों का, एंड द पॉलिटिशियन, और इसके अलावा राजनेताओं की कुचक्र का संसार।
तो इस तरीके से मैं दो संसार देखती हूँ, एक तो ऐसे परिवारों का जो गरीबी के जाल में फंसे और अपने जन्म की जाति के कलंक में दबे हुए हैं, और दूसरा साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून को लागू करने वाले और नौकरशाह और राजनीतिकाओं की कुचक्कर का संसार देखती हूँ। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और दोनों ने मिल करके, वो दोनों तरीके के जो संसार, उन दोनों तरीके के संसारों ने मिल करके क्या कर दिया है, बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है। इम्पोज मीन्स लादना होता है। इम्पोज किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट? इम्पोज का मतलब इन्फोर्स करना होता है। बैगेज कहते हैं एक्सेस ऑफ लगेज, अर्थात अत्यधिक भार। तो ऐसे दोनों संसारों ने मिलकर के उस बच्चे पे वो वजन लाद दिया है, उस बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है that he cannot put down, जिसे वो उतार नहीं सकता है। Before he is aware, एहसास होने से पहले ही he accepts it as naturally as his father। अब उस चीज का, उस वजन का, उस बोझ का एहसास हो उस बच्चे को, उससे पहले ही वो क्या करता है, वह उतनी स्वाभाविकता से उसे स्वीकार कर लेता है जितनी स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने किया था। To do anything else would mean to dare, कुछ हट करके करने का अर्थ होगा चुनौती देना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और चुनौती देना उसकी परवरिश का अंग नहीं है। चुनौती देना उसकी परवरिश का भाग नहीं है, उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, जब मुझे मुकेश में इसकी झलक दिखाई देती है। फ्लैश कहते हैं झलक, चमक को। फ्लैश का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट? फ्लैश का अर्थ होता है सडन अपीयरेंस फॉर ए शॉर्ट टाइम, अचानक से मुझे कुछ दिखना, उसको फ्लैश बोलते हैं, चमक को। तो जब मैं मुकेश में इसकी झलक देखती हूँ, आई एम चीर्ड, तो मैं क्या हो जाती हूँ, मुझे खुशी होती है, मैं प्रसन्न होती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह अपनी बात को फिर दोहराता है। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, वह किसी गैरेज में जाएगा और वहां जाकर के सीख लेगा। बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज तो उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल चल करके चला जाऊंगा। आई विल वॉक, वैसे तो आई के साथ में हम जनरली सिंपल फ्यूचर में सेल का यूज करते हैं, लेकिन आई के साथ में यहाँ विल लगाया गया डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब है यहाँ पे डिटर्मिनेशन डेफिनेट किया गया है। तो मैं अवश्य पैदल चल करके जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो जिद करते हुए कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? क्या आपका हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी है? He is suddenly silent, ये सुनकर के वो यकायक चुप हो जाता है। No, he says, staring at the ground, नहीं, वह जमीन की ओर घूरते हुए कहता है। In his small murmur there is an embarrassment, उसकी छोटी सी गुदगुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है। एम्ब्रेसमेंट कहते हैं शर्मिंदगी, लज्जा। एम्ब्रेसमेंट का अर्थ होता है फीलिंग ऑफ बीइंग असेम्ड, अर्थात शर्मिंदा होने का भाव है। किसमें? उसकी छोटी सी जो मरमर है उसमें। That has not yet turned into regret, और वो जो शर्मिंदगी है वो अभी किस में नहीं बदली है? जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है, अभी तक रिग्रेट में चेंज नहीं हुई है। He is content to dream of cars, वह तो उन कारों के सपने देखने में ही संतुष्ट है। That he sees hurtling down the streets of his town, जिसको वह अपने कस्बे की गलियों में तेज गति से दौड़ते हुए देखता है। Hurtling का अर्थ होता है मूविंग फास्ट, जिसको अपने कस्बे की गलियों के अंदर तेज गति से दौड़ते हुए देखता है। ऐसी कारों के सपनों को देख करके वो क्या है? संतुष्ट है, सेटिस्फाई है। Few aeroplanes fly over फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद के आसमान के ऊपर से न के बराबर वायुयान उड़ते हैं, इसलिए वो उन हवाई जहाजों का, उन एरोप्लेन्स का सपना नहीं देखता है, वो तो केवल कारों का सपना देख करके ही सेटिस्फाई है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, ये आपकी स्टोरीज ऑफ ए स्टोलन चाइल्डहुड का सेकंड पार्ट पूरा हुआ। अब अपन डिस्कस करते हैं थोड़े से बोल्ड प्रोबेबल क्वेश्चंस पे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एट द एंड ऑफ लेसन कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं आपके लिए, तो आप लेसन पढ़ करके इनका आंसर है वो ढूंढने की कोशिश करें डियर स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन मैंने दिया, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, अर्थात कांच के उद्योग में काम करने के
कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में काम करने की जो खतरे हैं उनका वर्णन कीजिए। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर किसके लिए फेमस है, तो अभी आपने लेसन में पढ़ा है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या एक ईश्वर प्रदत्त वंश परंपरा है उसको तोड़ा जा सकता है क्या। व्हाई डज मुकेश ग्रैंड मदर से सो, मुकेश की माँ ऐसा क्यों कहती है। Mention the circumstances which forced the Bengal maker to live a life of a primeval state in फिरोजाबाद, अर्थात उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसमें वो ताकतें बेंगल मेकर्स को फिरोजाबाद में एक आदिम स्टेट में जीवन जीने के लिए बाध्य करती है। डिस्क्राइब द टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड मेंशन बाय अनीस जंग इन द लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग में वर्णित अनीस जंग के द्वारा दो जो संसार हैं उनका वर्णन कीजिए। तो अभी अपन ने लेसन के लास्ट में पढ़े हैं वो दोनों संसार, तो आप उनका आंसर के रूप में उनको रख सकते हो। अगला है व्हाट आर द वर्कर्स इन फिरोजाबाद अनअवेयर ऑफ, फिरोजाबाद के जो वर्कर हैं वो किस चीज से अनअवेयर हैं, तो वही फिरोजाबाद के जो वर्कर्स हैं बताइए स्टूडेंट कौन सी चीज ऐसी है जिसे वो अनअवेयर हैं, जिससे जिनका उनको पता नहीं है, वो उन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो ये सारी चीजें आप लेसन आपने पढ़ा है उनसे सर्च ढूंढिए डियर स्टूडेंट, आपको सब चीजें मिलेंगी और इस तरीके से आपका लेसन कंप्लीट होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो डियर स्टूडेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।